अपनी सहेली के विवाह समारोह में भाग लेने के बाद दीप्ति आलोक जी के साथ रात को 11 बजे वापस लौटी। जिस घर में वो पेइंग गेस्ट की तरह रहती थी, उसके गेट के सामने अपने माता पिता को खड़े देख वो जोर से चौंक पड़ी, क्योंकि वे दोनों बिना किसी पूर्व सूचना के कानपुर से दिल्ली आए थे। मम्मी, पापा, आप दोनों ने आने की खबर क्यों नहीं दी? कार से उतरकर बहुत खुश नजर आ रही दीप्ति अपनी माँ गायत्री के गले लग गई। हमने सोचा इस बार अचानक पहुंचकर देखा जाए कि यहाँ तुम अकेली किस हाल में रह रही हो। अपने पिता उमाकांत की आवाज में नाराजगी और रूखेपन के भावों को पढ़ दीप्ति मन ही मन बेचैन हो उठी। मैं बहुत मजे में हूँ पापा। उनकी नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए दीप्ति उमाकांत के भी गले लग गई। आलोक जी इन दोनों से पहली बार मिल रहे थे। उन्होंने कार से बाहर आकर अपना परिचय खुद ही दिया। रात के 11 बजे कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों? उनसे इस सवाल को पूछते हुए उमाकांत ने अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट सजा ली। दीप्ति की पक्की सहेली अंजू की आज शादी थी। वो इसके ऑफिस में काम करती है। ये परेशान थी कि शादी से घर अकेली कैसे लौटेगी। मैंने इसकी परेशानी देखकर साथ चलने की जिम्मेदारी ले ली। अकेले लौटने का डर मन से दूर होते ही शादी में शामिल होने की इसकी खुशी बढ़ गई। मुझे अच्छा लगा, आलोक जी ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अकेली लड़की के लिए रात को इतनी ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं होता है बेटी, दीप्ति को सलाह देते हुए उमाकांत की आवाज में कुछ सख्ती के भाव उभरे। दीप्ति के कुछ बोलने से पहले आलोक जी ने कहा, उमाकांत जी, देर रात के समय दीप्ति को मैं कहीं अकेले आने जाने नहीं देता हूँ। इस मामले में आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप को जवान बेटी की चिंता होती ही है। आजकल किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है जनाब। अब मुझे इजाजत दीजिए। गुड नाइट। कुछ रूखे से अंदाज में अपने मन की चिंता व्यक्त करने के बाद उमाकांत मुड़े और गेट की तरफ चलने को तैयार हो गए। उमाकांत जी, कल इतवार को आप डिनर हमारे घर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आलोक जी ने दोस्ताना अंदाज में उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ओके। बिना मुस्कुराए उन्होंने आलोक जी का निमंत्रण स्वीकार किया। दीप्ति ने असहज भाव से मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली। गुड नाइट सर, मैं सुबह ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू एंड गुड नाइट। आलोक जी ने उससे हाथ मिलाने के बाद गायत्री को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कार में बैठ गए। उन्हें अपने घर पहुंचने में 5 मिनट लगे। अपनी पत्नी उषा की नजरों से वे अपने मन की बेचैनी छिपा नहीं पाए थे। उषा की सवालिया नजरों के जवाब में उन्होंने कहा, दीप्ति के माता पिता कानपुर से आए हैं। उन्हें दीप्ति का मेरे साथ इतनी देर से वापस लौटना अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि वे दोनों इस कारण तरह तरह के सवाल पूछकर उसे जरूर परेशान करेंगे। उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास करना चाहिए। उषा ने अपनी राय जाहिर की। उसके पिता मुझे तेज गुस्से वाले इंसान लगे हैं। मुझे उनका विश्वास जीतने के लिए कुछ और देर उनके साथ रुकना चाहिए था। हम कल उन्हें घर बुला लेते हैं। मैंने दोनों को कल रात डिनर के लिए बुला लिया है। गुड। तुम सुबह अनिता और राकेश को भी कल डिनर यही करने के लिए फोन कर देना। ओके। कुछ देर बाद अमेरिका में रह रहे अपने बेटे अमित और बहू वंदना से बात करके उनका मूड कुछ सही हुआ। वे दोनों अगले महीने घर आ रहे हैं। ये खबर सुन वे खुशी से झूम उठे थे। कमर दर्द से परेशान उषा नींद की गोली लेने के बाद जल्दी सो गई थी। आलोक जी दीप्ति की फिक्र करते हुए कुछ देर तक करवटें बदलते रहे थे। सुबह 9 बजे से कुछ मिनट पहले दीप्ति अपनी माँ गायत्री के साथ उनके घर पहुँच गई। आलोक जी को इस कारण उसके साथ अकेले में बातें करने का मौका नहीं मिला। वैसे उन्हें माँ बेटी सहज नजर नहीं आ रही थी। इस बात से उन्होंने अंदाजा लगाया कि बीती रात दीप्ति के साथ उसके माता पिता ने उसे डांटने समझाने का काम जरूर किया होगा। उन तीनों को फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ से वापस लौटने में 1.5 घंटा लगा। तब तक आलोक जी ने सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया था, लेकिन गायत्री ने सिर्फ चाय पी और अपने पति के पास जल्दी वापस लौटने के लिए दीप्ति से बार बार आग्रह करने लगी। वो अपनी माँ के साथ जाने को उठकर खड़ी तो जरूर हो गई, पर उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे गायत्री का यो शोर मचाना अच्छा नहीं लगा था। पिछली रात वो 2 बजे सो सकी थी। उसके माता पिता ने कल उसे डांटते हुए कहा था, अपनी दौलत और मीठे व्यवहार के बल पर यह आलोक तुम्हें गुमराह कर रहा है। बड़ी उम्र के ऐसे चालाक पुरुषों की जवान लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के किस्से किसने नहीं सुने हैं। तुम्हें इस इंसान से फौरन सारे संबंध तोड़ने होंगे, नहीं तो हम बोरिया बिस्तर बंधवा कर तुम्हें वापस कानपुर ले जाएंगे। उमाकांत ने उसे साफ साफ धमकी दे दी थी। दीप्ति ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे दोनों कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। तब धीरे धीरे उसका गुस्सा भी बढ़ता गया था। बिना सबूत और बिना मुझसे कुछ पूछे आप दोनों मुझे कैसे चरित्रहीन समझ सकते हैं? दीप्ति जब अचानक गुस्से से फट पड़ी, तब कहीं जाकर उसके माता पिता ने अपना सुर बदला था। चल, मान लिया कि तू भी ठीक है और यह आलोक जी भी अच्छे इंसान हैं।
पर दुनिया वालों की जबान तो कोई नहीं पकड़ सकता है। बेटी, हमारा समाज ऐसे बेमेल रिश्तों को न समझता है, न स्वीकार करता है। तुझे अपनी बेकार की बदनामी से बचना चाहिए। उसे यूँ समझाते हुए जब गायत्री एकाएक रो पड़ी तो दीप्ति ने उन दोनों को किसी तरह की सफाई देना बंद कर दिया था। कल आप दोनों आलोक सर और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें समझने की कोशिश तो करो। अगर बाद में भी आप दोनों के दिलों में उनके प्रति भरोसा नहीं बना तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। यह आखिरी बात कहकर दीप्ति ने उन्हें गेस्ट रूम में सोने भेज दिया था। सुबह जागने के बाद दीप्ति की अपने माता पिता से ज्यादा बातें नहीं हुई, बस दोनों पार्टियों के बीच तनाव भरी खामोशी लंबी खींची थी। वे तीनों रात को 8 बजे के करीब आलोक जी के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साथ उनका परिचय ऋतु और शिखा नाम की 2 लड़कियों से भी कराया। ये दोनों पहली मंजिल पर रहने वाली हमारी किराएदार हैं। आज इनके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना ही आप दोनों को खाने को मिलेगा। उषा ने ऋतु और शिखा के हाथ प्यार से थामकर उनकी तारीफ की। ऋतु को नई जॉब मिल गई है, वो अगले महीने मुंबई जा रही है। तब दीप्ति ने यही मेरे साथ शिफ्ट होने का प्लान बनाया है। ये सूचना देकर शिखा ने दीप्ति को गले से लगा लिया था। इस खबर को सुनने के बाद उमाकांत की आंखों में पैदा हुई चिढ़ और नाराजगी के भावों को आलोक जी ने साफ पढ़ा। उमाकांत के मन की टेंशन कम करने के लिए उन्होंने सहज भाव से कहा, ये शिखा सोते हुए खर्राटे लेती है, शायद दीप्ति इसके साथ रूम शेयर न करना चाहे। आलोक सर, मेरा सीक्रेट आप सबको क्यों बता रहे हैं? शिखा ने नाराज होने का अभिनय करते हुए जब किसी छोटे बच्चे की तरह जमीन पर पांव पटके तो उमाकांत को छोड़ सभी जोर से हंस पड़े थे। उमाकांत ने शुष्क स्वर में शिखा को बताया, तुम्हें नई रूममेट ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि दीप्ति तो बहुत जल्दी वापस कानपुर जा रही है। अरे, कानपुर जाने का फैसला तुमने कब किया दीप्ति? शिखा ने हैरान होकर दीप्ति से सवाल किया। पापा के इस फैसले की मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, दीप्ति ने थके से स्वर में उसे बताया और उषा जी का हाथ पकड़कर रसोई की तरफ चल पड़ी। अंकल, आप दीप्ति को कानपुर क्यों ले जा रहे हैं? क्या वहाँ उसे यहाँ जैसी अच्छी जॉब मिलेगी? उमाकांत के बगल में सोफे पर बैठती हुई शिखा ने सवाल पूछा। वो घर से दूर रहती है, इसलिए उसका कहीं रिश्ता पक्का करने में हमें दिक्कत आ रही है। वो जॉब करेगी या नहीं, यह फैसला अब उसकी भाभी ससुराल वाले करेंगे। उमाकांत अभी भी नाराज नजर आ रहे थे। यह क्या बात हुई अंकल? दीप्ति को तो बड़ी जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है, शादी करने के लिए उसकी इतनी अच्छी जॉब छुड़ाना गलत होगा। शिखा को उनकी बात पसंद नहीं आई थी। अंकल, दीप्ति ने बहुत मेहनत करके खुद को काबिल बनाया है। वो शादी होने के बाद जॉब करे या न करे, यह फैसला उसी का होना चाहिए। आपको उसका रिश्ता उस घर में पक्का करना ही नहीं चाहिए जो जबरदस्ती उसे घर बिठाने की बात करे। उमाकांत के सामने बैठती हुई ऋतु ने जोशीले अंदाज में अपनी राय व्यक्त की। बहुत जल्दी ही उमाकांत ने खुद को इन दोनों लड़कियों के साथ बहस में उलझा हुआ पाया। दुनिया की ऊंच नीच समझाते हुए वे लड़कियों के लिए करियर से ज्यादा शादी को महत्वपूर्ण बता रहे थे। उन्हें ऋतु और शिखा से यो बहस करने में मजा आ रहा है। यह इस बात से जाहिर था कि घंटे भर का वक्त गुजर जाने का उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला। उन दोनों के साथ बातों में उलझे रहने का एक कारण ये भी था कि उनका मन एक तरफ चुपचाप बैठे आलोक जी से बात करने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। गायत्री बहुत देर पहले रसोई में चली गई थी। वहां अपनी बेटी दीप्ति को उषा का कुशलता से काम में हाथ बटाते देख उन्हें ये समझ आ गया कि वो अक्सर ऐसा करती रहती थी। दीप्ति को अच्छी तरह मालूम था कि वहां कौन सी चीज कहाँ रखी हुई थी। उन्हें अपनी बेटी का उषा के साथ हंसना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। दीप्ति, ऋतु और शिखा को इन लोगों ने अपने मीठे व्यवहार और दौलत की चमकदमक से फंसा लिया है। यह विचार बार बार उनके मन में उठकर उनकी चिंता बढ़ाए जा रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उनका मन बार बार कांप उठता था। जब उषा जी ने उनके साथ हंसने बोलने की कोशिश शुरू की तो और ज्यादा चिढ़कर गायत्री ड्राइंग रूम में वापस लौट आए। वे अपने पति के बगल में बैठी ही थी कि किसी के द्वारा बाहर से बजाई गई घंटी की आवाज घर में गूंज उठी। कुछ देर बाद आलोक जी एक युवती के साथ वापस लौटे और उमाकांत व गायत्री से उसका परिचय कराया। यह मेरी बेटी अनिता है। आप दोनों से मिलाने के लिए मैंने इसे खास तौर पर बुलाया है। क्या अकेली आई हो? अनिता के माथे पर लगे सिंदूर को देखकर गायत्री ने उसके नमस्ते का जवाब देने के बाद सवाल पूछा। नहीं, राकेश साथ आए हैं, वे कार पार्क कर रहे हैं। दीप्ति तो बिल्कुल आपकी शक्ल सूरत पर गई है। आंटी, इस उम्र में भी आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। अनिता के मुंह से अपनी तारीफ सुन गायत्री तो खुश हुई, पर उमाकांत को उसका अपनी पत्नी के साथ यूं खुल जाना पसंद नहीं आया था। उमाकांत जी, आप मेरे साथ पास की मार्केट तक चलिए। खाने के बाद मुंह मीठा करने के लिए रसमलाई ले आए। दीप्ति ने बताया था कि आपको रसमलाई बहुत पसंद है। बड़े अपनेपन से आलोक जी ने उमाकांत का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़े। उमाकांत को मजबूरन उनके साथ चलना पड़ा।
वैसे सच्चाई तो ये थी कि उनका मन इस घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। घर से बाहर आते ही आलोक जी ने उनका परिचय अंदर प्रवेश कर रहे अपने दामाद से कराया। ये मेरे दामाद राकेश जी हैं। शहर के नामी चार्टर्ड अकाउंटेंटों में इनकी गिनती होती है। राकेश जी, ये दीप्ति के पिता उमाकांत जी हैं। राकेश का परिचय जानकर उमाकांत को तेज झटका लगा था। उसने अपने ससुर और उमाकांत दोनों के पैर छुए थे। उम्र में अपने से 8-10 साल छोटे राकेश से अपने पांव छुआना उनको बहुत अजीब लगा। उन्होंने बुदबुदा कर राकेश को आशीर्वाद सा दिया और बहुत बेचैनी महसूस करते हुए आगे बढ़ गए। घर से कुछ दूर आकर आलोक जी ने पहले एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अशांत लहजे में उमाकांत को बताना शुरू किया। अपने दिल पर लगे सबसे गहरे जख्म को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखने वाली मेरी बेटी अनिता राकेश की फर्म में जॉब करने गई थी। उनके बीच दिन पर दिन बढ़ते जा रहे दोस्ताना संबंध तब हमारे लिए भी गहरी चिंता का कारण बने थे। उमाकांत जी, जब मेरी बेटी ने अपने से उम्र में 17 साल बड़े विधुर राकेश से शादी करने का फैसला हमें सुनाया तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जिस आक्रोश, डर और चिंता को आप दोनों पति पत्नी दीप्ति और मेरे बीच बने अच्छे संबंध को देखकर आज महसूस कर रहे हैं, उन्हें उषा और मैं भली प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस राह पर से गुजर चुके हैं। जिस पीड़ा को अनिता का बाप होने के कारण मैं झेल चुका हूँ, वैसी पीड़ा आपको कभी नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा वचन मैं आपको इस वक्त दे रहा हूँ। उमाकांत जी, आपकी बेटी का कैसा भी अहित मेरे हाथों कभी नहीं होगा। इस महानगर में अनगिनत युवा पढ़ने और जॉब करने आए हुए हैं। उन सबको अपने घर व घर वालों की बहुत याद आना स्वाभाविक ही है। घर से दूर अकेली रह रही लड़कियों के लिए बड़ी उम्र वाले किसी प्रभावशाली पुरुष के बहुत निकट हो जाने को समझना भी आसान है, क्योंकि वो लड़की अपने पिता के साथ को परदेश में बहुत मिस करती है। जिन दिनों राकेश ने मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उन दिनों उषा और मैं भी अपने बेटे बहू के पास रहने अमेरिका गए हुए थे। राकेश आज मेरा दामाद जरूर है, लेकिन मेरे मन के एक हिस्से ने उसे भावनात्मक दृष्टि से अपरिपक्व अनिता को गुमराह करने के लिए आज भी पूरी तरह से माफ नहीं किया है। मेरी पत्नी कमर दर्द के कारण अपाहिज सी हो गई है। बेटा बहू विदेश में है। हम दोनों को दीप्ति, ऋतु व शिखा का बहुत सहारा है। सुख दुख में ये बहुत काम आती है हमारे। बदले में हम इन्हें घर के जैसा सुरक्षित व प्यार भरा परिवेश देने का प्रयास दिल से करते हैं। हम सब ने एक दूसरे को परिवार के सदस्यों की तरह से अपना लिया है। सगे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ज्यादा बड़ा सहारा बन गए हैं हम एक दूसरे के। दीप्ति मुझसे बहुत प्रभावित है, मुझे अपना मार्गदर्शक मानती है। वो मेरे बहुत करीब है, पर इस निकटता का मैं गलत फायदा कभी नहीं उठाऊंगा। दीप्ति की जिंदगी में आप मुझे अपनी जगह समझिए। उमाकांत जी, आलोक जी का बोलते बोलते गला भर आया था। उमाकांत ने रुककर उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बहुत भावुक होकर बोले, आलोक जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा है। अपनी नजरों में गिरकर मैं इस वक्त खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं ने सारी गलतफहमी दूर करते हुए आपसी विश्वास की जड़ों को सींच मजबूत कर दिया था। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।